हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने एपिसोड 14 में सुना कि माखन लाल को अजय गौरी के बारे में बताता है कि वो चुड़ैल थी, पर माखन लाल को विश्वास नहीं होता है क्योंकि अजय की ऐसी बातें सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि जब भी माखन लाल जब ऐसी बातें करता था तो अजय उस पर चिल्लाता था। तो माखन लाल सोचने लगा पता नहीं सर को क्या हो गया, आज बहकी बातें कर रहे हैं। अब आगे एपिसोड 15 संदूक। जब माखन लाल सामने देखता है कि जीप लगी हुई है और सर वहाँ खड़े हैं तो वो डर जाता है और वो धीरे से अपने सर को पीछे घुमाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगता है, फिर भी उस हालत में वो तेज़ी से दौड़ के जीप के पास जाके खड़े हो जाता है और हाँफने लगता है। अजय उसे डांटते हुए कहता है, पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें कहा था ना यहीं रहना, वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा है, साथ में चलेंगे। तुम अकेले क्यों चले गए थे? कुछ हो जाता तो? और तुम हाँफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुमने किसी को देखा? कुछ हुआ? फिर माखन लाल सांस लेते हुए कहता है, साहब अभी तो आप मेरे साथ थे, जब वो झाड़ी में मेरा फ़ोन गिर गया था तो आप मेरे फ़ोन ढूंढ रहे थे। अजय कहता है, पागल हो गए हो? मैं यहाँ कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा और तुम हो कि झूठी बातें बताते जा रहे हो। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, अभी वहाँ पे थे, आपने बताया गौरी चुड़ैल थी, उसकी शक्तियाँ चली जाती, फिर आपने बताया भिखारी को मुक्ति चाहिए थी। अजय कहता है, फिर तुम शुरू हो गए, फिर फालतू बातें करने लगे। फिर माखन लाल कहता है, नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। फिर आपने बताया कि आपको इन सब बातों पे इसलिए विश्वास हो रहा है क्योंकि किसी चाकू से नहीं या किसी धारदार चीज़ से नहीं, उंगली से भिखारी की नाभि निकाली गई थी। फिर अजय शॉक्ड हो जाता है कि ये बात तो मुझे और डॉक्टर माधवी को पता है, माखन लाल को ये बात कैसे पता चली। थोड़ी देर सोचने के बाद अजय कहता है, अच्छा तुमने डॉक्टर माधवी से फ़ोन पे बात करके सारी बातें पूछ ली। माखन लाल कहता है, नहीं साहब, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ थे। फिर अजय कहता है, ठीक है चलो मान लिया, मैं तुम्हारे साथ था, अब बताओ अब आगे क्या करूँ। चलो भिखारी के घर चलते हैं। माखन लाल डरते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा साहब, गौरी चुड़ैल है, वो आपके वेश में मेरे साथ आई थी, हो सकता है वहाँ पे भी हो। फिर अजय कहता है, अभी एक बार भी फालतू बकवास की ना तुमने तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालवा दूँगा। फिर माखन लाल डर जाता है और कहता है, साहब मुझे लगता है उस भिखारी से जो लड़की मिली थी वो गौरी ही थी। फिर अजय कहता है, ठीक है चलो उसके घर पे देखते हैं, कुछ पता चलता है नहीं। वो दोनों भिखारी के घर जाते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी थी, दरवाजे पे ताला भी नहीं लगा था, एक कुंडी थी जो फंसी हुई थी। उन दोनों ने गेट खोला। शाम होने के कारण अंधेरा हो चुका था और उस कुटिया में बल्ब भी नहीं था। फिर इन दोनों ने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। इन लोगों ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। तभी माखन लाल को कुर्सी हिलने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पास से ही कुर्सी हिलने की आवाज़ आती है। फिर वो फ्लैश लेके वहाँ जाता है और जब वो वहाँ देखता है कुर्सी को तो वो ज़ोर से चिल्लाता है। फिर अजय आता है, पूछता है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो फिर अजय फ्लैश ऑन करके माखन लाल कुर्सी की तरफ इशारा करता है। फिर अजय वहाँ पे देखता है तो देखता है वो जो गुड़िया थी जो इन लोगों को मिली थी वो उसी कुर्सी पे रखी हुई थी। फिर अजय कहता है, इसमें डरने का क्या है, जैसे भिखारी ने रुद्र का कैमरा चुराया था वैसे ही गुड़िया भी चुरा ली होगी हमारी जीप से, चलो इस गुड़िया को अब रख लो। माखन लाल कहता है, नहीं साहब, मैं इस गुड़िया को नहीं छूऊंगा। माखन लाल, इस गुड़िया को रखो, जितना कहा उतना करो, तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो। फिर माखन लाल उस गुड़िया को एक थैले में रख लेता है। फिर अजय को उस छोटे से झोपड़ी में एक संदूक मिलती है। फिर अजय उसे खोलता है, उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आती है। माखन लाल कहता है, ये तो किसी सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही है, लेकिन उसमें कुछ पुरानी कागज़ें और कुछ तस्वीरें थी। फिर अजय कहता है, ये इतनी गंदी गंध इस कागज़ और तस्वीर से आ रही है। फिर उन लोग उसमें कुछ ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कोई काम की चीज़ नहीं मिलती है। पर माखन लाल के हाथ एक फ़ोटो लगती है जो एक बच्चे का था, स्कूल ड्रेस पहना हुआ, करीब 7-8 साल का बच्चा होगा। वो अजय को फ़ोटो दिखाता है, कहता है, साहब ये देखिए, ये कहीं भिखारी की बचपन की फ़ोटो तो नहीं है। अजय वो फ़ोटो को देख के आश्चर्य हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर माखन लाल कहता है, साहब क्या हुआ, क्या आप उसे पहचानते हैं। अजय कहता है, ये तो रुद्र की बचपन की फ़ोटो है, ये इस भिखारी के पास क्या कर रही है।
पता नहीं साहब, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर उन दोनों को जलने की बू आती है और वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। ऊपर झोपड़ी में आग लग चुकी थी। फिर दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो फूस का घर था, उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ ली थी और वो घर पूरा धू धू करके जल के ख़त्म हो जाता है। फिर अजय और माखनलाल वो संदूक ढूंढते हैं क्योंकि संदूक तो नहीं जल सकता था और वो संदूक वहाँ नहीं था। फिर माखनलाल कहता है, मैंने कहा था ना साहब, ये गौरी का ही काम है। उसने सोचा संदूक में हमें और कुछ मिल जाए, इसलिए उसने घर में आग लगा दी। फिर अजय कहता है, नहीं, ये ज़रूर उस खूनी का काम है। जब हम लोग अंदर कुछ ढूंढ रहे थे तो उसने झोपड़ी में आग लगा दी और जब हम लोग झोपड़ी से बाहर निकले तो वो संदूक लेकर भाग गया। ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। वो लोग फ्लैश ऑन करके ढूंढने लगते हैं पर कहीं कोई नहीं मिलता, पर उनकी जीप की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। फिर अजय कहता है, देखो माखनलाल, वो चोर वो खूनी वहीं पे है। हमारी जीप ऑन की है उसने, कहीं वो जीप लेके फरार ना हो जाए, उसे हमें पकड़ना होगा। चलो जल्दी चलते हैं। वो दोनों दौड़ के वहाँ जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं रहता। अजय कहता है, तुम कैसे हवलदार हो? तुमने जीप की चाबी जीप में कैसे छोड़ दी थी? अगर वो लेके भाग जाता जीप तो? फिर माखनलाल कहता है, नहीं साहब, जीप की चाबी मेरे जेब में है। वो निकाल के चाबी दिखाता है और सच में उसके जेब में ही चाबी रहती है। फिर अजय मन में सोचने लगता है, कहीं माखनलाल जो कहता है कभी कभी तो मुझे शक होता है वो सच तो नहीं, क्योंकि बिना चाबी के जीप की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो सकती है। फिर दोनों सोचने लगते हैं और डर जाते हैं। उसके बाद रुद्र और आयुष, समीर, पीयूष सोने जाते हैं। समीर और पीयूष सो जाते हैं। रुद्र आयुष से कहता है, हो सकता है वो भिखारी हमें गौरी के बारे में कुछ बताने आया हो और उस खूनी ने उसे देख लिया हो सकता है वो खूनी उसका पीछा कर रहा हो और जब वो भिखारी डर के भाग रहा हो तो उस खूनी ने उसे मार दिया हो। आयुष कहता है, तू इतना मत सोच, तू सो जा। फिर सब सो जाते हैं और रुद्र को सपना आता है। वो देखता है एक सुंदर सी लड़की जो काली साड़ी पहनी रहती है, उसके नाखून काले काले लंबे रहते हैं। वो 6 नींबू लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ कर रही थी और वो मंत्र पढ़ रही थी। अचानक से वो 6 नींबू हवा में उड़ने लगते हैं और फिर जब वो मंत्र पढ़ना बंद करती है, वो नींबू आके पीपल के पेड़ के पास रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। फिर वह मंत्र पढ़ना शुरू करती है, तभी हवा चलने लगती है। अभी वो अपना हाथ हवा में घुमा रही थी कि उसे 2 कदमों की आहट लगती है, जो पीपल के पत्तों से खरखर की आवाज़ आ रही थी और वो समझ जाती है कि उधर ही कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं, अजय और माखनलाल थे। वो जैसे ही उन दोनों को देखती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो देखता है कि वो गायब होके अजय की जीप के पास आ जाती है और वहाँ से वो गुड़िया लेके चली जाती है और एक झोपड़ी के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाती है और वो झोपड़ी का दरवाज़ा कोई और नहीं, भिखारी खोलता है और वो भिखारी को कहती है, आज सारा काम हो जाना चाहिए। भिखारी डरता हुआ कहता है, ठीक है, पर मैं अब ये सब करना नहीं चाहता। वो लड़की वो गुड़िया उसे देती है और कहती है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें मुक्ति चाहिए ना? वो भिखारी कहता है, हाँ मुझे मुक्ति चाहिए, तो तुम्हें ये काम करना होगा। वो भिखारी को वो गुड़िया दे के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो भिखारी उस गुड़िया को कुर्सी पे रख देता है और कुर्सी हिलने लगती है। फिर वो भिखारी संदूक को खोलता है और उसमें से रुद्र की फ़ोटो निकाल के उसे गुस्से से देखता है। रुद्र अपनी बचपन की फ़ोटो देख के डर जाता है और चौंक कर सपने से जाग जाता है। उसका सपना टूट जाता है। फिर वो सोचने लगता है, मैं आजकल क्या सपने में देखते रहता हूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर सुबह होते ही रुद्र को अजय का फ़ोन आता है और अजय कहता है, तुम सच सच बताओ, क्या तुम उस भिखारी को जानते हो? रुद्र कहता है, इस बात पे हमारी पहले बहस हो चुकी है, अब तुम मुझे बार बार एक ही बात मत पूछो। फिर अजय कहता है, झूठ मत कहो, मुझे उसके घर में तुम्हारी तस्वीर मिली है, वो भी बचपन की। रुद्र कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं सच कह रहा हूँ और मैं नहीं डरता। जब मैं झूठ कहता तो मैं डरता। अजय कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा, और रुद्र फ़ोन कट कर देता है। फिर रुद्र सोचने लगता है, क्या मैंने जो सपना देखा फिर से वो सच हो गया? सच में उस भिखारी के पास मेरी तस्वीर थी, पर वो उस तस्वीर उसके पास क्या कर रही थी? अभी रुद्र ये सब सोच रहा था। फिर सभी नीचे हॉल में जाते हैं।
सब इधर उधर फ़ोन पे बातें करने लगते हैं, सब अपने अपने काम करने लगते हैं, लेकिन आयुष रुद्र की माँ के पास जाके बैठ जाता है और उस हॉल में टंगी तस्वीर को देखने लगता है जो रुद्र प्रताप की थी। वो किसी ने अपने हाथों से बनाई थी, जिसमें रुद्र प्रताप बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक भी थी और पगड़ी बांधी थी उसने। फिर वो लता से कहता है, आंटी ये अंकल की फ़ोटो है? फिर लता कहती है, हाँ, तो इसे किसी पेंटर ने बनाया था? तो लता कहती है, हाँ, उन्हें अपनी तस्वीर बनवाने का बहुत शौक़ था। वो बहुत बुजुर्ग आदमी था, अब तो वह मर भी चुका होगा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिर आयुष कहता है, अगर वो पेंटर ज़िंदा रहता तो आप गौरी का हुलिया बचाती और हम गौरी का पेंटिंग बनवा लेते, उससे हम गौरी को ढूंढ पाते। लता कहती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब से ये कैमरा आया है उसने रोज़गारी खा ली है सबकी, और अब तो कोई इस गांव में है भी नहीं जिसे पेंटिंग आती है। फिर उधर से अनन्या आती है, जो सारी बातें सुन चुकी होती है। वो कहती है, एक है जिसे पेंटिंग आती है और इस गांव का नहीं है, वो हमारे घर में है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि समीर के फ़ोन पे फ़ोन आता है, जो कि उसके बॉस का रहता है। तो समीर को बहुत डांट पड़ती है और समीर कहता है, जी बॉस, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर समीर कॉल कट करके पीस से कहता है, देखो हम लोग यहाँ फंस चुके हैं और हमारे काम भी बंद हो चुके हैं। मेरा बॉस बहुत गुस्सा हो रहा था। हम यहाँ रुद्र की शादी में आए थे, पर वो तो हुई नहीं। हमें रुद्र से बात करनी होगी और यहाँ से अब जाना होगा। तो क्या अब रुद्र के दोस्त उसे अकेला छोड़ के इस मुसीबत में चले जाएंगे? और उस घर में कौन है जिसे पेंटिंग आती है और जो गौरी की तस्वीर बनाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।